हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली बायोलॉजिकल एवोल्यूशन जो चैप्टर है हमारे साइंस के बायोलॉजिकल स्टैटिक पोर्शन का, उसको डिस्कस करेंगे। सारे प्रीलिम्स के पॉइंट्स इसमें डिस्कस करेंगे और उसी के साथ जो है कुछ डिजीज़ जो होती है जो स्पेसिफिक मेटल से होती है तो उन सबको भी डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट वीडियो, अच्छे से देखिएगा इसको। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हम शुरुआत करेंगे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की हम बात करें तो देखिए एवोल्यूशन क्या होता है स्पेसिफिकली कि जो हमारे एंसेस्टर्स से उनसे लेके आज जो हम बने हैं उस टाइम पीरियड में क्या क्या चेंजेस आए, किस तरीके के चेंजेस आए, क्या उनकी थ्योरीज थी, किस तरीके के फंक्शंस परफॉर्म किए गए, क्या स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुई, ये सारी चीज़ें आपके बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में आएगी। मतलब कि कई लाखों साल पहले से लेके आज तक की जनरेशन के अंदर। ठीक है, इतना आपको समझ आया। तो यहाँ पे देखिए अगर हम ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करते हैं कि जब लाइफ है उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो एक स्पेसिफिक सिंपल सा फैक्ट है कि 3.5 बिलियन ईयर्स अगो जो है वो लाइफ की फॉर्मेशन हुई थी। अगर हम उस टाइम में बात करते हैं कि अर्थ का एटमॉस्फेयर आज की बात करेंगे और उस जमाने की बात करेंगे कि 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, तो क्या डिफरेंस था स्पेसिफिकली। तो अगर हम सिंपल एक बेसिक लेवल पे जाके देखते हैं कि उस टाइम में कैसी गैसेस प्रेजेंट हुआ करती थी, तो जो एक डोमिनेंस रहा करती थी गैसेस की, जैसे आज के टाइम में आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन देखने को मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन इफेक्ट की वजह से देखने को मिल रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। तो उस टाइम पीरियड में हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया एंड वाटर वेपर, ये चारों जो गैसेस थी वो एक स्पेसिफिक ज़्यादा अमाउंट में रहा करती थी। और ऑक्सीजन और उसी के साथ जो ओजोन है, ये दोनों चीज़ें जो कि आज के टाइम में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो नहीं रहा करती थी। इस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या था कि पहले जो हुआ करता था, मतलब कि जो इन्वायरमेंट हुआ करता था वो रिड्यूसिंग टाइप का हुआ करता था। रिड्यूसिंग टाइप का क्या मतलब है स्पेसिफिकली कि मिलर और जो उरे थे उन्होंने 1953 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको स्पेसिफिकली याद रखना है कि उन्होंने एक सेटअप किया था जिसके अंदर उन्होंने इन सभी गैसेस को रखा और उन्होंने देखा कि जब इतने साल पहले क्या इन्वायरमेंट हुआ करता था, तो उन्होंने देखा कि जो हाइड्रोजन था वो स्पेसिफिकली क्या हुआ करता था कि जैसे ये इन्वायरमेंट है इसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन भी था बट थोड़ा बहुत जो है वो ऑक्सीजन भी था। तो जितना भी ऑक्सीजन उस टाइम में इन्वायरमेंट में हुआ करता था, हाइड्रोजन तभी जाके उसके साथ कंबाइन कर लेता था और क्या बनाता था, वाटर वेपर बनाता था। तो जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन उस टाइम में हुआ करती थी वो सारी की सारी किसके साथ कंबाइन हो जाया करती थी, हाइड्रोजन के साथ हो जाती थी। तो जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट बन जाता था वो कैसा बन जाता था, रिड्यूसिंग टाइप बन जाता था। क्योंकि केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो दो टाइप के जो होती है रिएक्शंस होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में स्पेसिफिकली क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होती है वो चीज़ों के साथ कंबाइन होती है और किसी भी मेटल का या किसी भी चीज़ का ऑक्सीडाइजेशन कर देती है। जैसे हम आयरन को देखते हैं कि जो लोहा होता है वो शुरू में कैसा होता है, स्टील के कलर का होता है, बट थोड़े टाइम बाद उसकी रस्टिंग हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन मिल जाती है। तो स्पेसिफिकली क्या हुआ करता था, रिड्यूसिंग टाइप का ये हुआ करता था इन्वायरमेंट जिसके अंदर ये सारी गैसेज हुआ करती थी। और ये वाली जो थ्योरी थी कि भाई ये चीज़ जो प्रूफ की थी एक्सपेरिमेंट के थ्रू, वो किसने की थी, मिलर एंड यूरे ने की थी 1953 के अंदर, जो आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। ठीक है, इतना आपको समझ आया। उसके बाद जो है जब ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो देखिए आपके मन में भी कई बार आता होगा कि लाइफ जो है वो कैसे ओरिजिन हुई, क्या हुआ होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी थ्योरीज थी जिसमें कि दो थ्योरीज है, एक तो पेनस्पर्मिया और एक जो होती है कॉस्मोजोइक या फिर कैस्ट्रोट्रॉफिज्म थ्योरी हम उसको कहते हैं। ठीक है, मिलर एंड यूरे की थ्योरी जो थी वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थी जिन्होंने कि इस इन्वायरमेंट को बताया। बट उसके अलावा जो पेनस्पर्मिया थ्योरी थी उसमें क्या कहा गया कि अर्थ जो थी वो ऐसी की ऐसी ही बनी हुई थी, कहीं किसी दूसरे प्लेनेट से या फिर किसी आउटर स्पेस से जो है वो एक स्पर्म या फिर क्या होता है स्पर्म, जो कि स्पेसिफिकली क्या होता है कि एक लाइफ को ओरिजिनेट करेगा। कोई स्पोर आके अर्थ के ऊपर गिर गया, वो जर्मिनेट हुआ और लाइफ की स्टार्टिंग वहाँ से हो गई। ये हुआ पेनस्पर्मिया के अंदर। और जो कॉस्मोजोइक या फिर जो कैस्ट्रोट्रॉफिज्म थ्योरी थी उसके अंदर ये कहा गया कि कोई भी जो इनऑर्गेनिक मैटर अर्थ के ऊपर प्रेजेंट था, इनऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक मैटर में क्या डिफरेंस होता है, कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर जो चीज़ बनती है वो ऑर्गेनिक मैटर की कैटेगरी के अंदर आती है। वहीं पे उसके अलावा जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनसे कोई चीज़ बनेगी, जैसे कि आपके प्रोटीन्स हो गए हैं, तो वो क्या हो गए, आपके इनऑर्गेनिक कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे कहा गया कि जो इनऑर्गेनिक मैटर अर्थ के ऊपर प्रेजेंट था उसमें स्पेसिफिकली एकदम से लाइफ ओरिजिनेट होगी और वहीं से ओरिजिन हो गया। तो ये दोनों जो है आपको थ्योरीज याद रखने, ये आपके जो एग्जाम का सिलेबस है उसके अंदर मेंशन है। उसके अलावा बहुत सारी थ्योरीज है बट वो आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट आता है एवोल्यूशनरी एविडेंसेस, मतलब कि हमें कैसे पता चलेगा कि एवोल्यूशन जो है वो हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर किस टाइप का एवोल्यूशन हुआ है। तो यहाँ पे एविडेंसेस दिए गए दो चीज़ों के बेसिस पे, एक तो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे और एक एनाटॉमी के बेसिस पे। मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होता है कि जो हम अपने सामने देख पा रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को देख के जज कर रहे हैं। और एनाटॉमी का क्या मतलब है कि अंदर किस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। उन दोनों के बेसिस पे एविडेंसेस मिले। एक चीज़ और बता दूं कि ये वाली जो बोर्ड की पिक्चर्स है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो और देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आया होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन के अंदर बेसिकली क्या है, यहाँ पे आप सिंपल सी बात समझेंगे कि कोई एक ऐसी चीज़ जब आप उसकी एनाटॉमी को देखते हैं तो वो आपको स्ट्रक्चर में सेम देखने को मिलेगी, बट जब आप उनके काम को देखते हैं कि वो किस तरीके का काम परफॉर्म कर रहे हैं तो उनके फंक्शंस डिफरेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर आपको सेम देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। अब ये वाले जो स्ट्रक्चर है इन्होंने काम अलग करना शुरू कर दिया। मान लीजिए ये तो लिख ही रहा है, इसने मिटाना शुरू कर दिया, तो ये क्या हो गए, ऐसे फैल गए, है ना, क्योंकि काम अलग हो गए इनके, पहले तो साथ में थे अब ये फैल गए। तो ये क्या हो गया, डाइवर्जेंट, मतलब फैल गई कोई चीज, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली इसको क्या कहा जाता है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहा जाता है। और इसका आपको एग्जांपल क्या मिलेगा, ह्यूमन हेड और जो बर्ड का विंग होता है, मतलब कि किसी पंछी का जो पंख होता है और उसी के साथ जो एक आदमी का हाथ होता है, उसका अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो बिल्कुल सेम मिलेगा इस तरीके का। बट काम क्या कर रहे हैं, हम चीज़ों को उठा रहे हैं, ठीक है, बट बर्ड्स क्या कर रहे हैं, उससे उड़ने का काम कर रहे हैं, तो फंक्शंस क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शंस क्या होंगे, डिसिमिलर हो जाएंगे। ये हो गए होमोलोगस ऑर्गन। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे एनालोगस ऑर्गन, जिसके अंदर ये कही गई, अब देखिए ये वाली जो चीज़ें हैं ये स्ट्रक्चर भी सिमिलर है, ठीक है, इसका, और उसी के साथ ये जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो भी सेम है। भाई ये भी लिख रहा है और ये भी लिख रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या करा कि मान लीजिए ये किसी एक कंपनी का, ये किसी दूसरी कंपनी का, तो इनका ओरिजिन क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्या हो गए, आपके एनालोगस ऑर्गन्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या है, शेप सिमिलर है, फंक्शन सिमिलर है, बट ओरिजिन क्या हो जाएगा, इनका डिसिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये चीजें ऐसी थी, इस कंपनी की थी, इस कंपनी की थी, ये पास में आ गए, तो ऐसे कोई चीज थी वो ऐसे आई है, ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ आ गया। अब यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा एग्जाम्पल, तो जो विंग्स होते हैं बर्ड के, बैट के और इंसेक्ट के, वो ऊपरी तौर से आपको देखने में सेम लगेंगे, बट उनके जो फंक्शंस होते हैं या फिर जिनका ओरिजिन जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब एक चीज़ और यहाँ पे आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखनी है कि ये वाला जो एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं या फिर जो ओरिजिन होता है उसको हम क्या कहते हैं, होमोप्लास्टिक कहते हैं। तो अगर आपसे एनालोगस ना देके होमोप्लास्टिक पूछ लिया जाए तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस बोर्ड का हमने देख लिया, नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। एक बार मैं कैमरा शिफ्ट कर लेती हूँ। सो हेयर वी डिस्कस, जो हमने अभी होमोलोगस एनालोगस देखा, ठीक है, उसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे एटाविज्म को और वेस्टिजियल ऑर्गन को। देखिए एटाविज्म के साथ मैंने क्या लिखा है, रिवर्जन। रिवर्जन क्या होता है कि कोई पहले की चीज़ जो रिवर्स बैक होके दोबारा आ जाती है, ठीक है। तो आप इसके नाम से सिंपली समझ सकते हैं। और एटाविज्म को आप कैसे करेंगे, कोई चीज़ जैसे मरी पड़ी थी वो एकदम से क्या हो गई, एक्टिव हो गई, ठीक है। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं चीज़ों को, कि कोई एक ऐसी एंसेस्ट्रल चीज़, मतलब कि कोई एक ऐसी पुरानी चीज़ जो कि हमारे अंदर नहीं थी बट वो एकदम से डेवलप हो गई है, जो कि आज के ज़माने में अगर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर देखी जाए तो वो एबनॉर्मल कही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, सडन रीअपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल फीचर जो होगा उसको हम एटाविज्म या रिवर्जन कहेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, टेल का। अब ये देखिए कि हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, एंसेस्टर्स थे, उनको पूंछ हुआ करती थी, बट आज के टाइम में अगर कोई बच्चा पैदा होता है और उसको पूंछ हो जाती है, ठीक है, या फिर उसको जो हम एक बॉडी हेयर नॉर्मल होते हैं और एक जो होते हैं, मतलब मान लीजिए जिससे जितने बाल सिर पे है उतने बाल जो है वो बॉडी के ऊपर हो गए, तो थिक हेयर्स हो गए, ठीक है, एक्स्ट्रा निपल्स हो गए हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये किसका एग्जाम्पल हो जाती है, आपके एटाविज्म का हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो होते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिकली अगर आप देखें, एक्स्ट्रा या फिर कोई एक ऐसी चीज़ जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, जो नॉन फंक्शनल है, या फिर जिसको डीजनरेट हो जाना चाहिए, जिसकी अब रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम टोटल ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो उसके अंदर 90 वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं।
जिसमें आप स्पेसिफिकली देखिए कि ये जो होता है एक्स्ट्रा, ये क्या होता है, ऑडिटरी पिन्ना होता है, क्योंकि हमें जो सुनाई देता है वो हमारी कैनाल से सुनाई देता है, बट ये वाली चीज़ क्या है, ये एक्स्ट्रा है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया, वेस्टिजियल ऑर्गन के अंदर आ गया। उसी के साथ जो होता है अपेंडिक्स, देखते हैं ना कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर तभी निकाल देते हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। हमारी जो अक्ल जाड़ आती है, मतलब जो हमारा थर्ड मोलर होता है वो क्या है, एक एक्स्ट्रा है, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड मोलर जो होते हैं वो चुइंग का काम करते हैं। तो ये टोटल कितने होते हैं, हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि अमाउंट क्या है, मतलब कि सॉरी कितना नंबर जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स का है, तो वो कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ईयर पिन्ना, बॉडी हेयर, अपेंडिक्स और थर्ड मोलर ये आपके वेस्टिजियल ऑर्गन की कैटेगरी के अंदर आ गए। अब जो है लास्ट यहाँ पे देखते हैं इस चैप्टर का थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से लेके, तो यहाँ पे सबसे पहले लेमार्किज्म की बात करते हैं। तो देखिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेमार्क। उन्होंने क्या कहा कि भैया क्या है कि स्पेसिफिकली जो एवोल्यूशन होता है, मतलब कि एक जो नॉर्मल ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ में चेंजेस लाता है, वो लाता है कि उसके आसपास जो इन्वायरमेंट है उसमें किस तरीके के फीचर्स है। उन्होंने क्या एग्जांपल दिया, जिराफ का दिया कि जो जिराफ था, क्या हुआ कि ये जिराफ था, ये पेड़ था, ठीक है, वो पहले इसके पत्ते खाता रहा, अब यहाँ के नीचे के पत्ते खत्म हो गए तो ऊपर के पत्ते रह गए, तो उसको ऊपर के पत्ते खाने थे, तो इस वजह से उसने अपनी क्या करी, गर्दन थोड़ी सी खींची तो ऊपर के पत्ते खाए, फिर उसने और ऊपर के पत्ते रह गए तो उसने और ऊपर के पत्ते खाए, तो उसकी गर्दन जो है ऐसे खिंचते खिंचते इन्वायरमेंट से अडेप्ट होते होते जो है वो क्या हो गई, इतनी लंबी हो गई। ये उन्होंने एग्जांपल दिया पहले के, ठीक है, लेमार्क ने। तो उसके बाद जो है एक और साइंटिस्ट रहे, उन्होंने एग्जाम्पल दिया किस तरीके से, उन्होंने चूहे की पूंछ कट कर दी और उन्होंने देखा कि 1 साल बाद या 2 साल बाद, मतलब आगे की जो जनरेशन आई वो पूंछ के साथ ही पैदा हो रही थी, जबकि वो पूंछ कट करते रहे। तो लेमार्क की जो थ्योरी थी जिसमें कहा गया था कि हेरिटेबिलिटी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, ये क्या हो गई, गलत प्रूफ हो गई कि जो हम अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं चीज़ों को वो हेरिटेड नहीं होती है, वो आगे की जनरेशन में नहीं जाती है, वो हमारे तक ही सीमित रह जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी हेरिटेबिलिटी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की, ये उन्होंने एक बुक में लिखी थी, दैट इज फिलोसफी जूलोक्यू। तो ये वाला जो नाम है आपको अच्छे से याद रखना है। उसी के साथ उन्होंने ये कहा कि इंडिविजुअल जो है वो अपने उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को छोड़ देते जिनकी उनको ज़रूरत नहीं होती। तो आप एक सिंपल सी चीज़ देखिए कि अपेंडिक्स की हमको जरूरत नहीं है, पर क्या हम उसको छोड़ पाए, थर्ड मोलर की हमको जरूरत नहीं है, हम उसको छोड़ पाए, नहीं छोड़ पाए। तो यहाँ पे ये वाली जो लेमार्क की थ्योरी थी वो पूरी तरीके से ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन की गलत हो गई, बट आपको याद रखनी क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो डार्विनिज्म की आई, मतलब डार्विन की थ्योरी आई, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थी। उन्होंने ये कहा कि देखिए जो स्पीशी का ओरिजिन होता है वो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू होता है। आप इसको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करके देखेंगे कि देखिए जब बहुत सारे कैंडिडेट्स एक एग्जाम को दे रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि जो फिटेस्ट पर्सन होगा उसका नेचुरल सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स बोले उसके लिए। उन्होंने सबसे पहले कहा कि जो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू ओरिजिन होता है, मतलब कि नेचर जो है वो उस पर्सन को अडॉप्ट करती है या फिर आगे मूव कराती है जो कि फिटेस्ट होता है, जो वो एक दूसरे से स्ट्रगल कर सकता है। तो वो किस तरीके से होता है, सबसे पहले तो एक आ गया कि जो भी ऐसा है स्पीशी है वो पहले क्या करेगा, ओवर प्रोडक्शन करेगा, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन उनके अंदर होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर किसी स्पीशी के अंदर रिप्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो उसका जो नंबर है वो तो इंक्रीज होगा। उसी के साथ उन्होंने कहा कि जब एक स्पीशी का नंबर आया तो उन्होंने दूसरी स्पीशी के साथ क्या किया, फाइट बैक किया, ताकि वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर सके। तो यहाँ पे यही होता है ना, आप क्या करते हैं, सोचते हैं कि इस वाली चीज़ से भी पढ़ लूँ, इससे भी पढ़ लूँ, क्योंकि आपको अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने एग्जाम के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। उसके साथ क्या हुआ, जब आप स्ट्रगल करेंगे तो क्या होगा, आपके अंदर कुछ बुराइयाँ भी आएंगी, कुछ अच्छाइयाँ भी आएंगी, आप कुछ सीखेंगे, तो उससे क्या होगा, आपके अंदर वेरिएशन आ जाएगा। और ये जो वेरिएशन होगा ये किसके अंदर आ रहा है, हमारी जीन्स के अंदर आ रहा है, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन हो रही है, हम डिफरेंट फैक्टर्स को अपने अंदर लेके आ रहे हैं, तो जो होगा हेरिडिटी उसके अंदर होगी। और लास्ट में क्या होगा, जो फिटेस्ट पॉपुलेशन होगी या फिर जो फिटेस्ट स्पीशी होगा उसका सर्वाइवल होगा। तो ये था डार्विन की थ्योरी जिसने ओरिजिन ऑफ स्पीशी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद आता है म्यूटेशन थ्योरी, जो कि ह्यूगो डी व्रीज ने दी थी। ये वाली इस टाइम के जो एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर जो है म्यूटेशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है कि म्यूटेशन हो गई है, दोबारा नया स्ट्रेन आ गया है। तो इस वजह से आपको ये स्टैटिक पोर्शन से लिंक करके करना है। यहाँ पे कहा गया कि म्यूटेशन क्या होता है स्पेसिफिकली,
कि एक जीन है, हम बैठे हुए हैं आराम से, उसमें सडन चेंज इस तरीके से, ठीक है, कि एकदम से जब किसी जीन के अंदर चेंज आता है और उससे जो वेरिएशन आती है उसको हम क्या कहेंगे, म्यूटेशन कहेंगे। तो आपसे डायरेक्टली डेफिनेशन भी पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज म्यूटेशन, तो इट इज द सडन चेंज इन द जीन्स, ये आपको याद रखना है। उसी के बाद ये भी देखना है कि ये जो चीज़ है म्यूटेशन जो है ये हेरिडिटी हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। आप ये देखिए, मान लीजिए कि आपके सिबलिंग्स है, उनमें से कोई एक बच्चा ऐसा होता है जिसमें क्या होता है कि हमारे 3-4 पुराने जमाने के जो दादा परदादा थे उनका कोई निकल आता है ट्रेड, तो आपकी फैमिली वाले क्या कहते हैं कि हाँ ये तो उनके अंदर ट्रेड था, तो वो क्या हो जाती है, एक तरीके की म्यूटेशन हो जाती है, या फिर जो रिसेसिव जीन होती है वो बाहर निकल आती है, जिसकी वजह से वो पर्सन जो होता है, जो हमारी जनरेशन के अंदर पैदा हुआ है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये क्या हो गया, आपका म्यूटेशन थ्योरी होगी। तो आपको ये नाम याद रखना है और ये डेफिनेशन याद रखनी है। नेक्स्ट और लास्ट है यहाँ पे सिंथेटिक थ्योरी। इसमें ये कहा गया कि अगर हमें एवोल्यूशन चाहिए, मतलब कि हमें चेंज चाहिए इन्वायरमेंट के अंदर, तो यहाँ पे सिंथेटिज्म होता है, मतलब कि किसी चीज़ की बनावट होती है। तो सिंथेटिक थ्योरी के अंदर सबसे पहले कहा गया कि जीन की म्यूटेशन होती है। जब किसी भी जीन की म्यूटेशन होगी, मतलब उसके अंदर सडन चेंज आएगा, तो क्या होगा कि उसका जो क्रोमोसोम नंबर है या फिर जो उसका जीन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब कोई भी क्रोमोसोम या फिर जीन जो है वो चेंज होता है, उसके बाद क्या होता है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन आता है, क्योंकि एक तो पहले से ही जीन प्रेजेंट है, उसके अंदर कोई चेंज आया तो एक नया रिकॉम्बिनेशन हो गया, तो क्या हो गई, जेनेटिक रिकम्बिनेशन आ गई। उसके बाद क्या होगा कि ये जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन है या फिर जो नई जीन है उसको भी जज किया जाएगा ना कि भाई वो फिट है या नहीं है, वो सर्वाइव हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन होगा और उसका, और फिर उस नेचुरल सिलेक्शन को, मतलब कि जो एक न्यू स्पीशी बनी है उसको और आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो स्पीशी आगे बढ़ सके। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। ये वाला जो है मैंने इसलिए डाला है क्योंकि स्टैटिक पोर्शन में ये प्रेजेंट था और अभी करंट अफेयर के अंदर भी है, तो अगर इनमें से मतलब चांसेस है कि एक क्वेश्चन इन तीनों पॉइंट में से आ सकता है। मरकरी की जो मिनीमाता डिजीज़ है ये अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या है कि मेटल का नाम दे रखा है और डिजीज़ दे रखा है। तो इसमें कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि वाटर है या फिर जो सोइल है, स्पेसिफिक यहाँ पे वाटर को ही रखा जाता है, उसके अंदर अगर हम क्रोमियम या आर्सेनिक का कंटामिनेशन देखते हैं, उससे पोल्यूशन हो जाता है, तो कौन सी डिजीज़ किसी ह्यूमन के अंदर हो सकती है, तो कैंसर हो सकती है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं कि कैडमियम का जो कंटामिनेशन अगर हम किसी वाटर के अंदर देखते हैं, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या होता है, इटाई डिजीज होती है, और अगर मरकरी का होगा तो क्या हो जाएगी, मिनीमाता डिजीज हो जाएगी। तो ये तीनों ही डिजीज जो है आपको याद रखनी है। इस तरीके के थोड़े से जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो मैं ट्राई करूंगी कि अगर ऐसे स्पेस बचेगा तो मैं हर जो वीडियो है उसके अंदर डिस्कस कर सकूँ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। गिव अ थम्स अप टू वीडियो एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।